हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी में मस्त हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम या पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देगा, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, आपके फायदे की चीज़ है, वहाँ पे क्या है जाएंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट आपको आएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है? देखिए, कौन सी नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सोन। ठीक है, सोन जो है यमुना से नहीं निकली है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, गंगा की समानांतर बहती हुई बढ़ती हुई प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में इसे चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन नदियां यमुना से मिलती हैं, जबकि सोन जो है अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप जो है गंगा से मिलती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर, 77 नंबर। इनमें से किसने भूमि मापकान की व्यवस्था प्रारंभ की थी? बताइए, इनमें से किसने जो है भूमि मापकान की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक था तथा इसने जो है सबसे पहले भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। ठीक है, जो 32 अंक का होता था तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया जाता था। क्लियर है सभी को? चलिए, तो भूमि मापने के लिए मापकान की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। इनमें से किसने जो है अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? बताइए, इनमें से किसने जो है अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने की थी, अकबरनामा की रचना आपकी अबुल फजल ने की थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 79 नंबर बताने की कोशिश करें। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ? बताइए, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट जो है किससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण संदर्भ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेक इन इंडिया मिशन से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया से जुड़े हैं। क्लियर है? स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत आपकी 15 जुलाई 2015 से की गई और इसका प्रचार वाक्य है कौशल भारत कुशल भारत। क्लियर है? चलिए, तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जो है मेक इन इंडिया से जुड़े महत्वपूर्ण क्या है संदर्भ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 80 नंबर। भारत में रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? बताइए, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंडा और चिकन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। भारत में रजत क्रांति जो है अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हमें आपके एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, हरित क्रांति के जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को जाता है, ये बात भी याद रखिएगा आप लोग, ये भी पूछा जाता है आपका। चलिए, और सिल्वर क्रांति का संबंध यानी कि रजत क्रांति का संबंध आपका अंडा और चिकन उत्पादन से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 81 नंबर। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? बताइए, महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महाजनी प्रथा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर से को शतपथ ब्राह्मण जो है शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इतना याद रखिए। महाजनी प्रथा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और शतपथ ब्राह्मण जो है शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है और इसके लेखक स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में?
अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे आपका 81 81 में बताने की कोशिश करेंगे, 82 नंबर, सॉरी 82 या 82 नंबर। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, बताइए वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो आपका राइट आंसर आप साथियों सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो उद्गम है दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से जो है 4600 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, चलिए। तो सतलज नदी का जो उद्गम है आपका भारत में नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 83, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स बैंक यानी कि इसका जो मुख्यालय है आपका साथी, अच्छा इसका मुख्यालय ना, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपका जो है साथियों शंघाई आपका चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ब्रिक्स अब जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्य आपके कौन से? ब्राजील है, रूस है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका शंघाई चीन में है। प्रत्येक देश का समान अंशाधारित तथा समान मताधिकार है, किसी के पास वीटो पावर नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए कौन सा देश जो है नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका भारत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 85 नंबर, विश्व के कितने देशों को मतदान अनिवार्य है? बताइए विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगस्त 2013 तक जो है 22 देशों में अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया है। जब किसी भी नागरिक द्वारा डाक द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं किया जाता तो उसे जो है जुर्माना भरना होता है। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे 22 देशों में जो है मतदान अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 22 दिया नहीं गया, तो उपयुक्त में से कोई भी आपका राइट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86 नंबर है 86, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय कितना किसका निषेध? बताइए चुनाव आचार संहिता के अनुसार जो चुनाव के समय किसका निषेध होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपयुक्त सभी का। ठीक है, घृणाजनक भाषा तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग और निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये सभी का जो है निषेध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद। चुनाव के दौरान किसी प्रकार की हिंसात्मक या उल्टी सीधी बयानबाजी को रोकने के लिए एक आचार संहिता बनाई बनाई जाती है, ताकि चुनाव को जो है सत्य निष्ठा यानी कि ईमानदारी के साथ पूरा कराया जा सके, और इसे ही जो है चुनाव आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग का कार्य जो है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना है। ठीक है, निर्वाचन आयोग एक आपका संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में जो है निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। आचार संहिता के समय जो है उपयुक्त सभी निषेध आपके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 87 नंबर 87 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 23 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 88 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के जिस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय आर्द्र भूमि है किसमें है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राजस्थान में, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। हाँ या ना, सांभर नामक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण झील है, यह जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो भारत में राजस्थान राज्य में जो है सबसे बड़ी अंतर्देशीय क्या है? लवणीय आर्द्र भूमि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी जो दी सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर, ध्यान से देखिएगा। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। भारत के किस राज्य में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। क्लियर होगा इसका? उत्तर प्रदेश राज्य जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 90 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, इनमें से कौन जो है भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल आपका जो है 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक था। ठीक है, यानी कि 1967 से लेकर 1969 तक जो है राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, मूल राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, वीबी गिरी की बात की तो चौथे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक इनका भी था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। बीबी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और बीडी जट्टी। ठीक है, ये सभी जो है आपके क्या बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत के थे। क्लियर सभी को इसके बारे में? बीबी गिरी जो है 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक, मतलब एक साल के अंदर ही इनका जो है कार्यकाल था। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। ठीक है, यानी कि 2-3 महीने के राष्ट्रपति थे। उसका न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की बात करें तो ये आपके 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और बीडी जट्टी की बात करें तो 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 अगस्त 1977 तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। क्लियर है सभी को? और जाकिर हुसैन की मैंने आपको बता दिया 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक जो है आपके मूल राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 91 ख्याल में भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा जो है समुद्री तट पुल अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है। ठीक है, यह माहिम वे पर स्थित बांद्रा वर्ली या राजीव गांधी सी लिंक कहा जाता है इसको। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, तो भारत में किस तटवर्ती शहर में? तो मुंबई तटवर्ती शहर में सबसे लंबा क्या है समुद्री पुल अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका बांद्रा सी लिंक उसको कहते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, क्या बताइए? केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रक्षा व्यय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रक्षा व्यय जो है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? यह रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है, जबकि सामाजिक व्यय सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों का अनुदान, अन्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय जो है इसमें शामिल होता है केंद्र सरकार के विकास व्यय में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े 93 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा देशों के बीच में लोगों का संचालन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गमन जो है देशों के बीच में लोगों का संचालन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा आपकी 25 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 95 नंबर, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना आपकी घटित हुई थी साथियों 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, चौरी चौरा घटना आपकी 5 फरवरी 1922 को हुई थी, जो असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी, जहां उग्र भीड़ ने ब्रिटिश सरकार की एक चौकी में आग लगा दी। गांधी जी ने इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 96 नंबर, दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट स्तर का होता है? कैबिनेट स्तर का कौन होता है? तो कैबिनेट स्तर का आपका होने वाला विपक्ष का नेता होता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, कैबिनेट स्तर पद जो है विपक्ष के नेता का होता है, जबकि भारत का महान्यायवादी का जो है कैबिनेट में जांच का अधिकारी होता है। ठीक है, जबकि भारत का जो महान्यायवादी होता है कैबिनेट में जांच का अधिकारी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो वित्तीय या रिजर्व बैंक से संबंधित है। और कैग की बात करें सीएजी, ये सभी आय व्यय का लेखा जोखा करता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए,
देखिए अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी है तो क्लासेस को एक एक लाइक करते हुए चाहिए। अपनी तैयारी को आप लोग पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पर बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इतना याद रखिएगा। भारत पैंजिया के गोंडवाना लैंड का भाग है। संपूर्ण पृथ्वी को जो है 3 रेखाओं द्वारा बांटा गया है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, तो कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 नंबर। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रंगून। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय जो है बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, उसे जो है हडसन में रंगून से निर्वासित किया गया जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अंतिम मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु है रंगून में हुई थी 1862 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 99 सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मानिसराम मेघालय में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मेघालय के मानिसराम में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती हो अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चाहे मैं पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट में अपना क्लास के बारे में फीडबैक दे के जाइएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।